और एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। उत्तरकाशी हादसे को लेकर बड़ी खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में सेना को उतारा गया है। अब ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। अभी जानकारी है उसके हिसाब से सेना के 125 जवान रेस्क्यू के लिए रवाना कर दिए गए हैं। जहां पर हादसा हुआ है सेना को उतारा गया है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। घटनास्थल पर सेना के 125 जवान, क्योंकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी का जॉइंट ऑपरेशन। नंबर एक। नंबर दो, दूसरी बड़ी खबर यह मिल रही है कि मौसम खराब की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आ रही है। ये वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब बादल फटा, वहां पर तबाही थी, तबाही का मंजर था, सैलाब था, बादल फटा, पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। बताया गया कि 40 से 50 जो हैं एनडीआरएफ के, बताया जा रहा है कि 40 से 50 जवान जो है दिल्ली से हर्षिल रवाना हो चुके हैं। बड़ी खबर है यह अभी मिल रही है कि सेना के हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय रखा गया है। 2 चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैयार रखे गए हैं। खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में थोड़ी परेशानी आ रही है। और अब यह खबर यह भी मिल रही है कि 2 चिनूक और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर भी तैयार, सेना के हेलीकॉप्टर्स को स्टैंड बाय रखा गया है। अगले 3 घंटे रेड अलर्ट है भारी बारिश का। एसडीआरएफ की 10 टीमें घटनास्थल के निकल चुकी हैं। 45 जवानों को देहरादून से भेज दिया गया है और गंगोत्री से भी एसडीआरएफ के 30 जवान हर्षिल रवाना। आईटीबीपी के 30 जवानों को घटनास्थल भेजा गया है। उत्तराखंड में बादल फटने से 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। बादल फटने से हर्षिल में 40 से 50 मकान बह गए हैं। कई लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका है। बादल फटने के बाद पूरे इलाके में सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर है, पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं वो आपात बैठक के लिए वो भी देहरादून पहुंच चुके हैं। वहां पर इस वक्त वो बैठक कर भी रहे हैं तमाम बड़े अधिकारियों के साथ। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीआरएफ के 3 दलों को हर्षिल भेजा गया है। साथ ही बादल फटने से बड़ी तबाही के बीच एक और बड़ी खबर यह भी है कि मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग का यह अलर्ट अगले 3 घंटों के लिए जारी किया गया है, जिसमें भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है उत्तराखंड के। अच्छा, एक बार सुनाइए क्या क्या वार्निंग वहां पर पुलिस की तरफ से क्या कही जा रही है, एक बार हम वो सुनाएं, क्योंकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी वहां पर लोगों को सतर्क रहने की जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं। अगले 3 घंटों में बहुत तेज बारिश की वहां पर चेतावनी है और अगले कुछ घंटों तक लोगों को घरों में रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये तबाही का मंजर जो तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं लोगों को ये देखिए आप वो तस्वीरें जब सैलाब आया था। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। रेड सुनाइए, एक बार सुनाइए जब पुलिस की तरफ से वहां पर अनाउंसमेंट की जा रही है, सुनिए। बने रहें, ध्यान दें, हर्षिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। एक बार दोबारा से सुनाइए, क्योंकि पुलिस की तरफ से जो अपील की जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक भी, जहां पर ये हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा, उस हादसे वाली जगह पर बस पहुंचने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन पुलिस की तरफ से क्या अनाउंसमेंट की जा रही है वो सुनिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे काफी ज्यादा क्रूशल हैं। अगले कुछ घंटे रेड अलर्ट है, भारी बारिश का अनुमान है। प्रशासन की तरफ से लोगों को घरों में रहने के लिए कहा जा रहा है। सुनिए क्या कुछ अनाउंसमेंट्स की जा रही है। बने रहें, ध्यान दें, हर्षिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, इस वक्त आप कहां पर है, कितना समय लगेगा पहुंचने में? लेकिन सेना की भूमिका को लेकर जरूर बताइए, क्योंकि सेना को भी उतार दिया गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। अब 125 जवान सेना के वो हादसे वाली जगह पहुंच रहे हैं और हेलीकॉप्टर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया, M-17 और चिनूक। दीपक,
बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरह से सेना को उतारा गया है तो साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन जो सरकार है, उत्तराखंड सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती, क्योंकि एसडीआरएफ एनडीआरएफ सभी के जवानों को यहाँ पर रखा गया है और जमीनी स्तर पर इस वक्त सेना के जवान पहुंचे हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि मौसम खराब है, इस वक्त भी बारिश हो रही है। हम कुछ समय हमें भी धीरे धीरे गाड़ी चलानी पड़ रही है क्योंकि आगे बारिश लगातार चल रही है और अगले 3 घंटों का जो मौसम विभाग का अलर्ट है, कई जिलों में इस भारी बारिश होगी। और कुछ देर पहले हमारी बात स्थानीय लोगों से हुई थी, उनका कहना था कि यहाँ पर अभी भी बारिश हो रही है और रेस्क्यू में कहीं ना कहीं परेशानी हो रही है, लेकिन जो जवान है, एसडीआरएफ है, सेना के जवान है, एनडीआरएफ है, सब मौके पर स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जितना हो सके, जितना अंधेरे के वक्त से पहले पहले लोगों को निकाला जा सके, उसका प्रयास यहाँ पर किया गया है और लगातार मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की और इसीलिए वो यहाँ पर खुद मॉनिटरिंग रूम से लगातार जुड़े हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि अगले 3 घंटे जो है काफी क्रूशियल है क्योंकि हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी और उसके अलावा जो पिथौरागढ़, नैनीताल, ये ऐसे जिले हैं, बागेश्वर, जहां पर भारी बारिश यहाँ पर बता रखी है और इससे निपटने के लिए सभी लोगों को, सभी अधिकारियों को अलर्ट पर रखने के लिए 24 घंटे अलर्ट के लिए निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में जल स्तर बढ़ा है, हरिद्वार पुलिस वहां पर दीपक मौके एक मिनट पर में है। रोक रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, सिक्किम में भी लैंडस्लाइड की खबर आ रही है। अब सिक्किम से भी लैंडस्लाइड की, भूस्खलन की खबर है। अभी उत्तरकाशी और अब सिक्किम से भी बताया गया कि वहां पर भी लैंडस्लाइड हुआ है और ये तस्वीरें भी हैं। उत्तरकाशी की रिपोर्ट हम दे ही रहे हैं कि अभी अभी अब ये खबर मिल रही है, सिक्किम में भी भूस्खलन हुआ है। ये देखिए, आप तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। का बड़ा हिस्सा आप ढहते हुए देख रहे हैं, ये भयानक तस्वीरें हैं। दरख्ते पहाड़, तबाही, बादल फाड़, जिस तरह से वहां पर फ्लैश फ्लड आया। ये देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें आज की, ये आज की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ उत्तरकाशी और दूसरी तस्वीर सिक्किम की है, जो रेड एरो आपको नजर आ रहा है, ये सिक्किम की तस्वीर है। उत्तरकाशी के बाद अब सिक्किम में भूस्खलन, लैंडस्लाइड, भारी बारिश की वजह से। ये देखिए, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें रेड एरो आपको नजर आ रहा है। उत्तरकाशी की तो खबर लगातार सुबह से चल रही है, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री है, वहां पर वो हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आपदा परिचालन केंद्र में मुख्यमंत्री धामी खुद पहुंचे अधिकारियों के साथ। एक बार सुनिए, आप सुनिए वो वीडियो जो वहां पर बनाया गया था। अरे भाग गया, ए मेरी माँ झूले, ए मेरी माँ झूलो, छोटे बाबू, मामा चले गया सेफ जगह। तो मेरे सहयोगी दीपक जो हैं वो लगातार मौजूद हैं। 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की जब, ये देखिए, खौफनाक तस्वीरें, भयावह तस्वीरें हैं। और अब जो मुझे जानकारी मिल रही है, रेस्क्यू में सेना को उतारा गया है। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगातार पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मेरे साथ दीपक, मेरे सहयोगी, जो कुछ ही समय में हादसे वाली जगह पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन दीपक भी बता रहे, दीपक वहां मौसम और खराब हो रहा है और रेस्क्यू में भी प्रॉब्लम आ रही है। आर्मी को उतारा गया है, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, सबका संयुक्त ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। दीपक,
बिल्कुल अमर, क्योंकि देखिए जितनी जल्दी लोगों को अमन वहां से निकाला जा सकेगा, जितनी जल्दी लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा सकेगा, उसके लिए अधिकतर जो सेना के जवान हैं उनकी जरूरत थी, आईटीबीपी के जवानों की जरूरत थी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सभी को वहां पर लगाया गया ताकि जितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको उजाले में ही निकाला जाए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है, बारिश हो रही है और लगातार उत्तरकाशी एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे अधिक बादल फटने की घटनाएं हमने देखी हैं पहले ही, और इसीलिए अधिक प्रशासन को अच्छी तरह पता है कि जितनी जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सके, जो लोग घायल हैं, जो लोग फंसे हैं, घरों के अंदर छिपे हुए हैं, क्योंकि कई लोगों ने घरों के अंदर छिपकर जान बचाई, क्योंकि पानी का जो सैलाब था वो ऊपर से आया था और निकल गया, जिसके बाद आईटीबीपी और सेना के जवान जमीनी स्तर पर कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द उन लोगों को वहां से बाहर निकालकर उनका सही तरीके से इलाज करके उन्हें दूसरी जगह पहुंचाया जाए। वहीं चिनूक और MI-17 को इस वक्त भी अभी भी उड़ने की इसलिए परमिशन नहीं मिली क्योंकि शाम तक मौसम खराब था, लगातार मौसम खराब है इस वक्त उत्तराखंड में। अगले 3 से 4 घंटे जो है काफी क्रूशियल हैं, क्योंकि सभी जगह पर नदी नाले सब उफान पर आ सकते हैं। ये कहा गया है भारी बारिश होगी, तूफानी बारिश होगी, और इसके लिए जैसे मैं बता दूं आपको कि गंगा नदी जो हरिद्वार में है वहां पर भी जलस्तर बढ़ा है, वहां पर भी पुलिस फोर्स को लगाया गया है ताकि मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। एक तो आप ध्यान रखें क्योंकि आगे मौसम खराब है, आप गाड़ी वहां पर आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपना जरूर ध्यान रखें। जो प्रशासन की तरफ से वार्निंग दी जा रही है, जो सलाह दी जा रही है, उसका पालन जरूर करें रिपोर्ट करने से पहले। लेकिन अलग अलग तस्वीरें जिस तरह से आ रही है कि भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश साहब क्या किसी बहुत बड़े संकट में है क्या? ये जो बादल बम, हम इसको बादल बम ही कहा जाएगा, जो बादल फटा है, क्या पहाड़ी राज्यों में लगातार फट रहे बादल बम किसी बहुत बड़े खतरे का अलर्ट दे रहे हैं? ये सवाल आज लगातार पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में बादल फटने की एक भयानक घटना आई है और साहब इसे 2025, ये तस्वीरें देखिए, 2025 की सबसे बड़ी तबाही बताया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल इलाके में आज करीब 1:55 पर ये देखिए इस तरह से बादल फटा। उसके बाद नीचे की तरफ पूरा मलबा आया और नीचे जो पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। अरे बह गया। बह गया। ये मेरी माँ लेकिन साहब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या उत्तराखंड हिमाचल किसी बड़े संकट में है? पहाड़ी राज्यों में लगातार फट रहे बादल बम किसी बहुत बड़े खतरे का अलर्ट दे रहे हैं। आज ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड में आज फिर बादल फटने की भयानक खौफनाक घटना हुई। इसे 2025 की सबसे बड़ी तबाही बताया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के हर्षिल इलाके में अभी क्योंकि रात के 8:10 हो रहे हैं, ये जो तस्वीरें हैं ये करीब दोपहर 2 बजे 1:55 पर बादल फटा और ये लोग जो भागते हुए, देखिए आप जो भागते हुए कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं, ये देखिए पानी का सैलाब। अब ये इनमें से कितने लोग बच पाए होंगे, नहीं बच पाए होंगे, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। पहाड़ों से बारिश का पानी सुनामी बनकर आया। ये शायद कुछ सेकंड्स के अंदर 20 से 30 सेकंड्स में पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। इस सुनामी को आते देखकर सैलाब वाली सुनामी, वहां जो लोग मौजूद थे डर के मारे उनकी चीखें निकल रही थी। स्थिति ये थी कि दर्जनों लोगों को तो जान बचाने के लिए भागने तक का मौका भी नहीं मिला। एक बार देखिए आप ये तस्वीरें, कुछ लोग आपको जो नजर आ रहे हैं, ये देखिए जो भीड़ है वो भागती हुई नजर आ रही है और पीछे से एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर। ये देखिए आप अलग अलग तस्वीरें देखिए। बेटा अरे बह गया। ये मेरी माँ चले, ये मेरी माँ चलो।
छोटे बाबू। मामा चले गया सेफ जगह। ये जो गांव है, ये आपको बता दें, इसका नाम धराली है। धराली गांव। जिस नदी में बाढ़ का पानी प्रलय बनकर आया उसका नाम खीर गंगा। ये गांव और ये नदी गंगोत्री के रास्ते का अहम पड़ाव है। अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक इस बाढ़ की वजह से 50 के करीब लोग लापता हैं। कई लोगों के बाढ़ के मलबे में दबे होने की आशंका है। पूरा का पूरा गांव नदी किनारे आई इस बाढ़ से होटल्स, होम स्टे, रेस्टोरेंट, घर, सब कुछ तबाह। 6 लोगों की मौत की खबर कंफर्म्ड है। हालांकि आशंका है कि यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। बादल फटने के बाद, तबाही की इस घटना के बाद सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लापता लोगों को ढूंढ रही है। उत्तराखंड सरकार ने भी युद्ध स्तर पर बचाव अभियान शुरू कर दिए हैं। आईटीबीपी की 3 कंपनियों को बचाव कार्य के लिए भेज दिया गया। ये देखिए आप, एक मिनट फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीरें, मुझे हटाइए एक बार। ये देखिए आप, ये शख्स किस तरह से मलबे से बचकर निकला। ये देखिए आप, भाग भाग भाग। अरे इसको भी खींच ले यार, अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई, भाग भाई भाग। अरे भाग भाग। से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए। साहब तस्वीरें बहुत भयानक है, बहुत डरावनी तस्वीरें हैं जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। ये और अभी ताजा तस्वीरें आई हैं। ये आर्मी कैंप, अच्छा हाँ, ये आर्मी कैंप की तस्वीरें एक बार दिखाइए, मुझे हटाइए एक बार। हरे राम हरे राम हरे। ये देखिए आप, ये आर्मी कैंप है। ये हर्षिल आर्मी कैंप की तस्वीरें। हरे राम हरे लोग फैल भागो भागो चीख सुनाई दे रही है। बल्कि कुछ बताया जा रहा है कि कुछ घंटों में 2 जगह बादल फटे हैं। 2 जगह बादल फटे हैं। अरे इसको भी खींच ले। सबको मौत तेजी से अपनी ओर आते दिख भी रही है। ये अलग अलग तस्वीरें, कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश भी करते दिखे। अलग अलग तस्वीरें। एक युवक देखिए मलबे में फंसा हुआ है, किस तरह अपने आप को बचाने की वो कोशिश कर रहा है। ये देखिए इस शख्स को आप देखिए, लेकिन किसी तरह इसकी जान संभवतः बच गई है। हमें उम्मीद करते हैं, क्योंकि हाँ इसको ये अपने आप को वहां पर से बचा पाया। अरे इसको भी खींच ले। अरे ताई भी खाई ताई। वहीं कुछ लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए पुलिस भी अनाउंसमेंट कर रही है। ये देखिए ये वो शख्स है, मलबे में फंसा युवक घसीट के अपने आप को बाहर निकालता हुआ। अरे भाग भाग। पुलिस क्या अनाउंसमेंट कर रही है। पुलिस भी कह रही है कि नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, आने वाले समय में और बारिश हो सकती है, रेड अलर्ट है, सुरक्षित जगहों पर ही रहें। पुलिस की भी अनाउंसमेंट आपको दिखाते हैं। बने रहें। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे बने रहें। ध्यान दें, हरसिल दराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। देखिए हर्षिल में बादल फटने की घटना के बाद इलाके में तेजी से रेस्क्यू का काम चल रहा है। इसमें आर्मी के जवान भी जुटे हुए हैं। घटना के 15 मिनट के अंदर वहां की आर्मी यूनिट में तैनात सेना के अफसरों को भी उतारा गया। अब ये खबर है पूर्ण रूप से सेना को वहां पर उतार दिया गया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं हर्षिल के धराली गांव में बादल फटा और हर्षिल के आर्मी कैंप पर बादल फटा। कुछ ही घंटों में 2 जगह बादल फटा है। 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। ये धराली गांव हर्षिल
और ये हर्षिल के आर्मी कैंप पर जो बादल फटा है, इसकी वजह से जो हर्षिल का आर्मी कैंप था वहां सेना के जवान वहां पर पहुंचे। अब जो खबर मिल रही है 125 और जवानों को राहत बचाव के लिए उस जगह पर भेज दिया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो है वो वहां पर तैनात कर दी गई है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी पोस्ट किया गया है। लेकिन साहब इसको समझिए, बादल फटना एक कुदरती प्रक्रिया है, इसको प्राकृतिक तबाही कह सकते हैं। लेकिन इस तबाही के वीडियो से यह समझा जा सकता है कि पहाड़ों में अंधाधुंध निर्माण और नदी किनारे भारी तादाद में कंस्ट्रक्शन तबाही को दावत देना साबित हुआ है। साहब ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप प्रकृति को दोष देना चाहे आप दे सकते हैं, लेकिन क्या तबाही को इस तरह इनवाइट भी किया जाता है? बादल फटने के बाद सैलाब के साथ बड़े बड़े पत्थर, पेड़, लकड़ियां बहती हुई आई, महातबाही में तब्दील हुई। सवाल यह कि पहाड़ों में ये जो टर्म होता है बादल फटना, ये जो है ये इतनी तेजी से क्यों हो रहा है? ये सवाल 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में भी उठ चुका है। आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, जिस तरह विकास की अंधी दौड़ और इंसानों की गलतियां जारी हैं, उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश नक्शे से गायब हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और राज्य के साथ साथ केंद्र की भी जिम्मेदारी है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की चीजें, ये इकोलॉजिकल बैलेंस यानी कि पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस ना बिगड़े। ये कंक्रीट के पूरे जंगल वहां पर पहाड़ों में बना दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देश के लिए साहब ये अलर्ट है, क्योंकि अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 जून से 26 जुलाई तक दोनों राज्यों में आप जानते हैं बादल फटने की 25 घटनाएं हुई हैं। 42 जगहों पर अचानक बाढ़ आई है। इसकी वजह से करीब 1 महीने में 42 लोगों की मौत हुई है। 38 लोग लापता है। अगर आज के हादसे को छोड़ दिया जाए, 1 महीने में 42 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने की वजह से सिर्फ 1 महीने में 1450 करोड़ का आर्थिक नुकसान। लेकिन इससे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हर साल बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कई स्टडीज हैं साहब, कई रिपोर्ट्स हैं। एक जर्नल ऑफ जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक रिसर्च कहती है कि ये प्राकृतिक आपदाओं को लेकर उत्तराखंड नया हॉटस्पॉट बन चुका है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर का डेटा कहता है उत्तराखंड में 85% जिलों में एक्सट्रीम फ्लड की घटनाओं से 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। 4 गुना, 85% जिलों में। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी 1982 से 2020 के डेटा पर। उसको लेकर रिसर्च में पाया उत्तराखंड में अचानक बाढ़, बादल फटने और भयानक बारिश की घटनाओं में 2010 के बाद तेजी आई है साहब। और यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी है। यहां पे पिछले कुछ सालों में बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं। फ्लैश फ्लड की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। बारिश सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और ये तस्वीरें इसी बात की सबसे बड़ी गवाह है। 2018 से अब तक हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 148 घटनाएं, अचानक बारिश की 294 और 5, ये देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में बादल फटने की 148, अचानक बारिश की 294 और 5000 से ज्यादा भूस्खलन, लैंडस्लाइड। आईआईटी रोपर की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल के 45% से ज्यादा क्षेत्र अत्यधिक भूस्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन के खतरे में है। रिसर्च कहती है पिछले 8 साल में दोनों राज्यों में बादल फटने की घटनाओं में 5 गुना तक बढ़ोतरी हुई है और अचानक बाढ़ जैसी बारिश की घटनाएं 4 गुना तक बढ़ चुकी है। आपको बताएं, अभी तो 2 हफ्ते पहले साहब, 2 हफ्ते पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से लैंडस्लाइड का एक भयानक वीडियो आया था। अभी 2 हफ्ते पहले एक पहाड़ रास्ते पर गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, एक पहाड़। और अभी कल कुल्लू में भारी बारिश की वजह से कॉफर डैम बह गया था। बाढ़ जैसी बारिश में हाइड्रा क्रेन, डंपर ट्रक, कैंपर और एक रॉक ब्रेकर जैसी बड़ी बड़ी मशीनें बहती हुई नजर आ रही थी। सब सवाल यह कि हिमाचल और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं में अचानक बढ़ोतरी की वजह क्या है? पहली बड़ी वजह हिमालय के तापमान में अप्रत्याशित बढ़ोतरी। ये रीजंस हैं। अलग अलग साइंस जर्नल में कहा गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिमालय क्षेत्र में
औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। वहां पर उतनी ठंड आप पड़ती नहीं, आप भी जाते होंगे जब उत्तराखंड, मसूरी या कहीं घूमने, उस तरह की ठंड नहीं है, बल्कि वहां गर्मी जैसे मैदानी इलाकों में होती है वैसी हो गई है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तेजी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। 2013 में केदारनाथ की त्रासदी आपको याद होगी, यही वजह थी। दूसरी बड़ी वजह निर्माण कार्यों के लिए जंगलों की अंधाधुंध कटाई। अब आप जाते हैं पहाड़ों पर तो कंक्रीट के जंगल नजर आते हैं। तीसरी सबसे बड़ी वजह बड़े बड़े निर्माण कार्यों के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल। बताया जाता है कि इसी वजह से जोशीमठ समेत कई जगहों की जमीन खिसक चुकी है। और चौथी बड़ी वजह, चौथी भी पढ़ेंगे आप, पहाड़ों में बढ़ता पर्यटन, जिसकी वजह से सीवेज गंदगी की समस्या बढ़ी और भूमि अस्थिर हो रही है। इस तमाम चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। और इसी को लेकर अब ये बताया जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी लगातार हमारे साथ। दीपक जो है, दीपक, कुछ सैनिकों के लापता होने की खबर आ रही है। देखिए अमन, जिस जगह पर हर्षिल के पास एक आर्मी बेस कैंप है जहां पर पानी बड़ा है, और ये जरूर जानकारी मिल रही है कि वहां पर भी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से कुछ लोग लापता हैं। उनमें क्या सैनिक हैं ये नहीं अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ देर बाद आने वाला है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से पानी था, क्योंकि उस जगह पर जैसे ही बादल फटा है हर्षिल के पास, तो वहाँ से जो पानी का सैलाब था वो अलग अलग जितनी भी नदियाँ या फिर नाले थे उन तरफ बढ़ा है। उस तरफ ही एक जगह पर बेस कैंप था, बेस कैंप के पास सेना के जवान रहते हैं और अभी कुछ देर बाद ही आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। लेकिन ये जरूर बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ लोग लापता हुए हैं। क्या वो सेना के जवान हैं या स्थानीय लोग हैं, ये सब अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ लोग लापता हुए हैं ये भी कहा जा रहा है। जी अमन, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, आपके पास दोबारा लौटेंगे, कुछ और अपडेट होगा तो आपके पास आएंगे। और अब बात आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की। ट्रंप गिरी नहीं चलेगी। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. Any additional tariff impulsively announced by the American president is not a punishment on India. It is also a burden on the American consumer. ये बताएं, ट्रेड डील का चर्चा चल रही है या बंद कर दी गई है? क्या स्टांस है इंडिया का? दूसरा, अगर वो हमारे एक्सपोर्ट्स पे इतना टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, क्या हम रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाएंगे? वो भी काफी सामान देश में इंपोर्ट करते हैं। कोई एक बाहर का देश हम पर आंख उठा रहा है, आंख दिखा रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे। जो लोग आज स्वदेशी याद कर रहे हैं, ये मुंह से तो स्वदेशी हैं लेकिन मन से विदेशी हैं। ये तो दावा इन्वेस्टमेंट का करते थे। Time has come to call out this constant bullying and hectoring. कि हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ बहुत बिगड़े गए। प्रधानमंत्री टॉप की बात करते हैं। ने भारत की विदेश नीति की अवहेलना की थी, जो स्थापित थी कि हम किसी दूसरे देश में नहीं बोलेंगे। आपकी गलतियों की कीमत 140 करोड़ भारतवासी आज चुका रहे हैं। देखिए, खबर को बताने और समझाने से पहले एक चीज आपकी जानकारी के लिए। 1970 के दशक में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि साहब, अमेरिका का दुश्मन होना घातक है, लेकिन दोस्त होना भी खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपने हित देखता है और इसके लिए दूसरे देशों से मनमानी करता है। ये अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री इन्होंने कहा था। अच्छा, ट्रंप को भी यही उम्मीद थी कि उसकी ये मनमानी भारत पर चलेगी, उनकी ये मनमानी। ट्रंप को लगा साहब कि वो भारत को झुका लेंगे, मोदी को झुका लेंगे, लेकिन हो गया इसके उलट। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखा और भारत के हितों से समझौता करने से इंकार कर दिया। अमेरिका लगातार भारत को उकसाता रहा, बयान जारी करता रहा, लेकिन इस बार हम ये कह सकते हैं कि ट्रंप ने हद कर दी, भारत को धमका दिया। धमकी टैरिफ और बढ़ा दूंगा, टैरिफ और बढ़ा देने की, वो भी भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाकर। पहले ऐसा करते हैं, ट्रंप की धमकी हम आपको दिखाते हैं, फिर भारत का भी जवाब, टक्का सा जवाब मैं आपको दिखाऊंगा। स्वयंभू सीज फायर एक्सपर्ट ट्रंप साहब ने पोस्ट किया, सुनिएगा, कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए ज्यादातर तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच रहा है। रूस से तेल खरीद रहा है भारत। बहुत गुस्सा है ट्रंप। आगे उन्होंने लिखा कि भारत को इस बात की कोई परवाह नहीं है कि रूसी युद्ध मशीन यूक्रेन में कितने लोगों की जान ले रही है। इसी वजह से मैं भारत पर लगाए जाने वाले टैरिफ में इजाफा कर दूंगा, क्योंकि भारत कुल मिलाकर, इसको अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं,
अमेरिका का क्या कष्ट है? यूएस का कष्ट है कि भारत रूस से तेल क्यों खरीद रहा है? वो रूस जो यूक्रेन के साथ युद्ध में है, और अमेरिका ऐसा कह रहा है कि भारत रूस से तेल खरीद के युद्ध की फंडिंग कर रहा है। रूस यूक्रेन को मार रहा है और भारत रूस से तेल खरीदकर रूस की मदद कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, युद्ध में रूस की मदद कर रहा है। साहब, ऐसे तो भारत कई मौकों पर स्पष्ट कर चुका है कि भारत की विदेश नीति में दो देशों के संबंध कोई तीसरा नहीं तय करेगा साहब। साथ ही जिस यूक्रेन के नाम पर ट्रंप भारत को टेरर वाली धमकी दे रहे हैं, वो खुद यूक्रेन को पहले भड़काने के बाद रूस से पिटने के लिए अकेला छोड़ चुके हैं। अच्छा, ये तो तस्वीर कोई भूल ही नहीं सकता। वॉशिंगटन में जेलेंस्की की उस बेइज्जती को पूरी दुनिया ने देखा था। याद है जब ट्रंप ने व्हाइट हाउस में जेलेंस्की को बतौर मेहमान बुलाकर उनका घोर अपमान किया था। अब वही ट्रंप यूक्रेन के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और यूक्रेन के खिलाफ रूस को आर्थिक मजबूती देने का आरोप भारत पर मढ़ रहे हैं। अब सुनिए, लेकिन साहब मैं खुलकर कहूंगा, इस बार ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। ट्रंप को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि जिस नए भारत की विदेश नीति को ट्रंप अपने हिसाब से बदलना चाहते थे, उस नए भारत के जवाब ने सबको चौंका दिया। उल्टा यूएस को आईना दिखा दिया कि आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। मतलब जिसकी उम्मीद ट्रंप को सपने में भी नहीं रही होगी। संभवतः पहली बार मैं बोल रहा हूं, अमेरिका ट्रंप का नाम लेकर, यूएस का नाम लेकर अमेरिका के दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। मतलब ट्रंप को उन्हीं की भाषा में, जो भाषा समझते हैं ना, भारत ने समझा दिया कि अगर भारत का रशिया से तेल खरीदना गलत है, समझिएगा बहुत आसान है, अगर भारत का रूस से तेल खरीदना गलत, तो अमेरिका रूस से यूरेनियम खाद ले रहा है, उसका क्या? रूस से खुद यूएस तेल और यूरेनियम खरीदकर यूएस भी क्या युद्ध की फंडिंग कर रहा है? मैं ऐसा करता हूं, मैं शब्दशाह विदेश मंत्रालय ने जो बयान जारी किया, भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया ना, जो समझा दिया कि ये ट्रंपगिरी नहीं सहेंगे। 7 पॉइंट समझिए एक एक करके आसानी से। पहला, ग्लोबल एनर्जी मार्केट की स्थिरता को मजबूत करने के लिए रूस से भारत के तेल आयात को खुद अमेरिका ने प्रोत्साहित किया था। खुद अमेरिका ने प्रोत्साहित किया था कि भारत रूस से तेल खरीदे। नंबर 2, झूठ बोल रहा है ट्रंप, झूठ बोल रहे हैं ट्रंप, झूठ बोल रहा है अमेरिका। नंबर 2, भारत का मकसद यहां भारतीय ग्राहकों को ठीक दामों पर एनर्जी उपलब्ध कराने का एक जरिया है। नंबर 3, जो देश भारत को रूस के साथ व्यापार करने से रोक रहे हैं ना, वो खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। आप हमें लेक्चर दे रहे हैं। भारत ने उदाहरण और आंकड़ों के जरिए समझा दिया कि तेल खरीदना युद्ध की फंडिंग करना है, तो गैस खरीदना वो क्या है? वो भी तो युद्ध की फंडिंग करना हुआ। साल 2024 में यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच करीबन 6000 अरब का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। द्विपक्षीय जो व्यापार हुआ, और भारत का देखिए आप 1574। यूरोप रूस से खरीदे तो वो युद्ध की फंडिंग नहीं है, भारत खरीदे तो जो है युद्ध की फंडिंग हो गई। ये रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से बहुत ज्यादा है साहब, बहुत ज्यादा। 5वां सुनिए, यूक्रेन युद्ध के दौरान यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच तेल और गैस के अलावा फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, सबका व्यापार हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट जो अमेरिका लेक्चर आज हमको दे रहा है, खुद अमेरिका ने रूस से अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड और ईवी इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम आयात करता है। खुद यूएस रूस से खरीद रहा है और हमको ज्ञान दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर, केमिकल में भी व्यापार करता है। अमेरिका को भारत का दो टूक जवाब यह है साहब कि हर बड़ी इकोनॉमी की तरह भारत अपने राष्ट्रीय और इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए कदम उठाता रहेगा। या नहीं चलेगी ट्रंपगिरी, किसी के दबाव में नया भारत नहीं आएगा। वैसे देखिए, रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत को लेक्चर देने वाले ट्रंप चीन पर चुप हैं, जो रूस से क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। सबसे बड़ा 47% हिस्सा चीन को गया, भारत 38% है।
अमेरिका ने रूस से 2024 में 3 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। वो अब बताया जा रहा है कि अब और बढ़ सकता है। ये तो बढ़ा है 24%, 4 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। देखिए, कुल मिलाकर भारत ने ट्रंप को उनके शब्दों में समझा दिया। उनकी ट्रंपगिरी कम से कम भारत पर नहीं चलेगी। भारत को रूस पर लेक्चर देने से पहले अमेरिका अपने गिरहबा में झांके। भारत को निशाना बनाना गलत है। सुनिए। Complicated and uncertain times. Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance. But I want to say this to you. Obtaining respect and ensuring dignity for societies can also be achieved through cultural progress, especially through cultural progress. In that context, traditions are of particular value because ultimately they define identity. We must be assured about what we are. और एक बड़ी खबर फिर से आपको बता दें, कुछ जवान भी लापता होने की खबर है। हमारे सहयोगी संदीप बोलिए हम तक खबर पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में बादल फटने के बाद कुछ जवानों के भी लापता होने की खबर है। आर्मी कैंप पर बादल फटने से कुछ जवान भी लापता हैं। लापता जवानों के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। हर्षिल के आर्मी कैंप पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, बादल जो फटा था उसमें बड़ा हादसा जिसमें कुछ जवानों के भी लापता होने की खबर है, क्योंकि आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की तरफ से वहां पर अभियान चलाया जा रहा है। हर्षिल में सेना के कैंप भी प्रभावित हुआ। ये वो एक बार दिखाइए वो तस्वीरें जब वो आर्मी कैंप पर, जब ये वो आर्मी कैंप पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं जिसमें कई जवानों के भी लापता होने की खबर है। दिखाइए तस्वीर एक बार। ये आर्मी कैंप है, आर्मी कैंप है ये। हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। ये तो आर्मी वाला भी बहुत खतरनाक आ गया। हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। ये तो आर्मी वाला भी बहुत खतरनाक आ गया। हरे राम हरे राम, हरे। ये जो आर्मी वाले जवान लेता हर्षिल क्रॉस करने के बाद होनी है तो नाला यहाँ पे बहुत खतरनाक मामला आ गया। हरे राम हरे राम, अरे यार 5-6 वाले बेचारे, हरे राम। अरे बह गया, ये मेरी माँ चले, मेरी माँ चलो, छोटे बाबू, मामा चलेगा सेफ जगह। बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले कुछ घंटे बताया गया कि रेड अलर्ट है और ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बादल फटने से कुछ जवानों की भी लापता होने की खबर है। हर्षिल में आर्मी कैंप जो है वो बह गया। कुछ ही घंटों में 2 जगह बादल फटे हैं। चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी में रेड अलर्ट। और आने वाले कुछ घंटे काफी क्रूशल। राहत बचाव कार्य में भी थोड़ी समस्या आ रही है मौसम की वजह से। उधर सिक्किम से भी खबर आई, वहां पर भी जो है वहां पर लैंडस्लाइड, भूस्खलन की खबर आई है। हालांकि सेना के जवानों के लापता होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी राहत और बचाव का काम वहां पर चल रहा है। और ये देखिए जो तस्वीरों में लोग आपको नजर आ रहे हैं, गाड़ी की मूवमेंट आपको नजर आ रही थी, ये वो उस वक्त की तस्वीरें थी। ये देखिए आप। मामा चलेगा सेफ जगह। आज आपको बता दें हर्षिल के धराली गांव में ये 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ हर्षिल का धराली गांव जहां पर बादल फटा, जिसके बाद तबाही मच गई। शायद
25 से 30 सेकंड के अंदर अंदर सब कुछ वहां पर पूरा का पूरा गांव मलबे में तब्दील हो गया। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री लगातार आपदा राहत केंद्र में वहां पर बैठे हुए हैं, अभी भी लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। टीमों का गठन किया जा रहा है, आईटीबीपी, इसके अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमों को वहां पर उतारा गया है। पुलिस की बड़ी टीम बनाई गई है, राहत और बचाव का काम वहां पर तेजी से किया जा रहा है। दूसरी तस्वीर हर्षिल में आर्मी कैंप पर जो बादल फटा, मतलब 2 बार बादल फटा है कुछ ही घंटों में, 2 जगह बादल फटने की खबर आई है। सब किसी को भी बचने का मौका नहीं मिला, बाढ़ ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। और अब ये खबर आ रही है कि आर्मी के भी कुछ जवानों के लापता होने की खबर है, हालांकि उसको अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन उसकी नहीं हो पाई है। उत्तराखंड में बादल फटने से कुछ आर्मी के जवानों के भी लापता होने की खबर है। जबरदस्त तबाही, आपदा राहत में 160 पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। हमारे साथ दीपक मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। दीपक, हालांकि सेना के जवानों के लापता होने की ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी नहीं है, लेकिन वो संभवतः राहत और बचाव कार्य अभी भी चल रहा है इस वजह से। देखिए बिल्कुल है तो लोग दोपहर को कहानियों पर आपका कनेक्शन, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दीपक, लेकिन हर्षिल के इसी आर्मी कैंप से तुरंत, क्योंकि आर्मी कैंप जो है वहां पर भी बादल फटा, वहीं से तुरंत जो है वो जवान, सेना के जवान वहां पर पहुंचे। और अब खबर है कि 125 के करीब 125 जवानों को और भेज दिया गया है, और 125 जवानों को वहां पर भेज दिया गया है। राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं अभी भी आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बात कर। लव जिहाद के खिलाफ ये बाबा बागेश्वर का ऐलान है। लव जिहाद के खिलाफ ये बाबा बागेश्वर का फरमान है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं से अपील की है, हिंदू महिलाओं से अपील की है कि जाग जाओ, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर का यह आक्रोश यूं ही नहीं है। पहले प्यार, फिर धोखा और फिर कत्ल जैसी कई वारदातों का सिलसिला इस आक्रोश की वजह है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर का ताजा मामला भी कुछ ऐसा ही है, जिसके बाद बाबा बागेश्वर को हिंदू महिलाओं से ये अपील करनी पड़ी। देख लो परिस्थितियां क्या है। आज ये हाल है बुरहानपुर में हुआ, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में ना होने लगे तो कहना। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और हम बहनों से यही कहेंगे, ए बहनों, ए बेटियों, ना तू दुर्गा बन, तू काली बन, पर कभी ना बुरके बाली बन। इनको प्रोत्साहन मिलता है और ये इस तरह की बातों को आए दिन करते हैं, जिसको कोई भी समाज, मैं समझता हूं हिंदू समाज भी इनके इस बयान को समर्थन नहीं करेगा। इन्होंने एक समाज को टारगेट किया है जो निंदनीय है, अफसोसनाक है। बुरहानपुर में लव जिहाद की शिकार बनी भाग्यश्री धानुक, जिसका सिर तन से जुदा कर दिया गया। रईस खान की मोहब्बत का यह असर था कि भाग्यश्री ने अपने पति से भी तलाक ले लिया था और पिछले कई महीनों से दोनों एक साथ ही रहते थे। लेकिन वक्त बीतने के साथ रईस का असली मंसूबा उजागर होने लगा, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ और आखिरकार रईस ने भाग्यश्री का गला काट डाला। मैं ये कहना चाहती हूँ, उसे फांसी से इतनी बुरी मौत दिया जाए जैसे मेरी बहन को उसने घर में घुस के गला काटा। मेरी बहन को इतना टॉर्चर करता था कि मैं बता नहीं सकती थी। आरोपों की माने तो रईस चाहता था कि भाग्यश्री उससे निकाह करे और भाग्यश्री इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन निकाह की शर्त मानने को भाग्यश्री तैयार नहीं हुई और वो शर्त थी इस्लाम कबूल करने की। बार बार कहने के बाद भी जब भाग्यश्री ने अपना धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो रईस ने बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। घर में पड़ी भाग्यश्री की लाश देखने के बाद लोगों में गुस्सा है। कोई रईस को फांसी देने की मांग कर रहा है तो कोई कह रहा है कि हिंदुओं अब तो जाग जाओ। देश में बहुत जिहाद चल रहे हैं, थोक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद, और प्रायोजित तरीके से इस प्रकार से कुछ कुंठित तो छोटी मानसिकता के लोग